Namaskar students, I welcome all of you in the Prabhat language classes. Friends, today we will study about translation. हम आप हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं। अंग्रेजी के इम्पोर्टेंस को समझते हुए हम अंग्रेजी सीखते हैं बिकॉज इट इज़ द नीड ऑफ टाइम। और अंग्रेजी सीखने के लिए अगर हम कहें कि केवल नियमों को पढ़ कर के हम अंग्रेजी के कौशलों को विधिवत हासिल कर लेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। बिकॉज जो कौशल जो होते हैं लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मीन्स कहा गया है कि लैंग्वेज इज़ कॉट एंड नॉट टॉट। भाषा ग्रहण की जाती है, पढ़ाई नहीं जाती है। तो भाषा ग्रहण की जाती है कैसे? थ्रू आईज एंड ईयर्स, आँखों और कानों से। आँखों से कैसे? बाय रीडिंग डिफरेंट लिटरेचर, बाय रीडिंग डिफरेंट बुक्स ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश। अंग्रेजी में लिखी बहुत सी जो बुक्स हैं, मैगजीन हैं, न्यूज़पेपर हैं, उनको पढ़ करके and by listening different programs through our radio, television, mobile. In this way we can keep ourselves close to the English language. तो अंग्रेजी महत्वपूर्ण है, जैसा कि भी आपने चर्चा किया। तो हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने के कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स तमाम होते हैं, कई होते हैं, एंड वी कैन नॉट लर्न ऑल द रूल्स एट वन टाइम। एक एक करके सीखना होगा। बट देयर आर सम कॉमन रूल्स। कुछ साधारण रूल होते हैं, सामान्य रूल होते हैं विच वी मस्ट हैव इन आवर माइंड। अगर उसकी डीप जानकारी नहीं तो एटलीस्ट वी मस्ट हैव ए ग्लिम्स ऑफ दोज रूल्स। उनकी एक झलक, उन नियमों की एक झलक हमारे माइंड में होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सी व्हाट द जनरल यूजेज इन इंग्लिश आर। कि अंग्रेजी में साधारण जो प्रयोग हैं जिनकी जानकारी आपको रखनी चाहिए टू स्पीक इंग्लिश एंड टू राइट इंग्लिश एंड टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। तो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन। इसमें सबसे पहले हम पहुंचते हैं आर्टिकल पर। आर्टिकल स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि आर्टिकल हिंदी के व्याकरण में नहीं है। इसका कोई आप अनुवाद करोगे ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिकल में इसके दो काइंड होते हैं, डेफिनिट आर्टिकल एंड इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में दिया आता है, इनडेफिनिट आर्टिकल में ए एंड एन आता है। स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनिट आर्टिकल दी है, अंग्रेजी में जितने शब्द बोले जाते हैं सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला ये शब्द है दे, फ्रिक्वेंटली यूज्ड। बात आती है कि इसका प्रयोग हम करते कहाँ हैं। वैसे आर्टिकल के विषय में हम आप अलग से डीप स्टडी करेंगे। इस पर एक ग्लिम्स या वी कैन से इसकी एक साधारण यूज हम आप जान लें कि डेफिनिट आर्टिकल, इसका प्रयोग किसी भी अनिश्चित संज्ञा को निश्चित करने के लिए ऐतिहासिक, भौगोलिक एवं धार्मिक नामों के पहले किया जाता है। अब हम आप यहाँ देखें कि आई सॉ अ डॉग, द डॉग वॉज बार्किंग। तो पहली बार जब डॉग का प्रयोग किया गया तो इसके पहले दी का प्रयोग नहीं किया गया। आई सॉ अ डॉग, बिकॉज जिसको आप बता रहे हैं उस डॉग के विषय में मुझे भी कोई जानकारी नहीं, उसके लिए वो अनिश्चित है। लेकिन अभी आपने कहा द डॉग वॉज बार्किंग, यहाँ पर डॉग के पहले जो द लगाया, अब सुनने वाले के माइंड में तो ये हो गया कि वही डॉग बार्क कर रहा था, वही कुत्ता भौंक रहा था जिसको इन्होंने देखा। तो कहने का मतलब ये कि जब कोई भी नाउन
उसे निश्चित सेंस में यूज़ करते हैं तो उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं। यहाँ यह भी बता दें कि दी, अगर इसका अलग से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो हम दी पढ़ रहे हैं, बट बिफोर एनी नाउन, किसी नाउन के पहले प्रयोग करेंगे तो इसे हम द पढ़ेंगे। एंड अगर ये वावेल ध्वनि के पहले आ रहा है तो इसे दी पढ़ा जाता है। इसमें स्टूडेंट्स आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं कि द ताजमहल इज ए ग्रैंड बिल्डिंग। अब ताजमहल ये एक ऐतिहासिक भवन है। द लगा द गंगा इज हॉली रिवर। गंगा ये जो है भौगोलिक नाम भी है, धार्मिक नाम भी है। वाल्मीकि रोड द रामायण, यहाँ पर रामायण रिलीजियस बुक है, इसके पहले दी का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट्स इसके बाद हम पहुँचते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल पर। इनडेफिनिट आर्टिकल में आप ये समझ लें कि यदि कोई नाउन वो कॉमन है, काउंटेबल है, कॉमन जातिवाचक है, काउंटेबल जो गिनी जा सकती हो, सिंगुलर एक वचन में है, एंड इनडेफिनिट हो कि उसका अनिश्चित सेंस में प्रयोग किया गया हो। ये 4 कंडीशंस अगर कोई संज्ञा फुलफिल कर रही है तो उसके पहले हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। ए का प्रयोग कब करेंगे? अगर ये चारों कंडीशन हैं तो कॉन्सोनेंट साउंड के पहले, और एन का प्रयोग वावेल साउंड के पहले करेंगे। आप एग्जाम्पल देख लें यहाँ पर, देयर इज ए ट्री इन द फील्ड। यहाँ पर ट्री के पहले अ लगा हुआ है बिकॉज ट्री जो है ये चारों कंडीशन पूरी कर रही है। कॉमन नाउन है, जातिवाचक, काउंटेबल, ट्री गिने जा सकते हैं, सिंगुलर है, एक वचन में है, इनडेफिनिट वो कौन सा ट्री है, कैसा ट्री है, उसके विषय में अभी वो श्रोता कुछ जान नहीं रहा है। इनडेफिनिट है, दैट इज वाई वी हैव यूज्ड अ बिफोर इट। आप ध्यान दें, रनिंग कंटेस्ट में जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो यह ए नहीं बल्कि अ पढ़ा जाता है। आई गॉट एन इंक पॉट इन द वे। एन इंक पॉट आप यहाँ देख लीजिए, इंक पॉट इसकी शुरुआत स्वर ध्वनि से हो रहा है, दैट इज वाई एन हैज बीन यूज्ड बिफोर इट, इसके पहले एन का प्रयोग किया गया। आई गॉट एन इंक पॉट इन द वे। आप ध्यान दें, जब रनिंग कॉन्टेस्ट में इसका प्रयोग करेंगे जिसको हम कहते हैं आई गॉट अन इंक पॉट, एन इंक पॉट एन इंक पॉट, आप ऐसे अलग नहीं करेंगे बल्कि आई गॉट एन इंक पॉट इन द वे। एक ढंग से देखा जाए तो एन में जो एन है उसको हम उस शब्द के पहले जोड़ देते हैं जिसके पहले इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड एग्जाम्पल देख लें, यू शुड गेट एडमिशन इन अ यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट्स यहाँ देखेंगे यूनिवर्सिटी की शुरुआत यू से हो रही है, लेकिन यू अक्षर से हो रही है, न कि यू ध्वनि से। ओ यू हिंदी में जो यह होता है ये कॉन्सोनेंट में आता है, हिंदी का यह कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए इसके पहले एन नहीं बल्कि ए लगा हुआ है। स्टूडेंट्स अब हम पहुंचते हैं दूसरे प्रयोग पर। यह है वर्ब टू बी का प्रयोग। वर्ब टू बी का प्रयोग कैसे? मुख्य क्रिया के रूप में। देखिए, जब हिंदी वाक्य में जब है, हूँ, हो, था, थे, थी के अलावा और कोई क्रिया ना हो तो इनकी अंग्रेजी मुख्य क्रिया के रूप में लिखी जाती है। अभी जैसे ये कह दिया जाए कि जौनपुर इज ए बिग सिटी, तो यहाँ है के पहले शहर आया है, कोई क्रिया नहीं आया है। अभी जैसे ये कह दूँ कि राम दौड़ता है, तो राम दौड़ता है, तो दौड़ता के पहले जो है के पहले दौड़ता आया, दौड़ता है। तो यहाँ जो है के पहले दौड़ता आया, ये क्रिया है, दौड़ना क्रिया है।
इसके यूज में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जौनपुर इज ए बिग सिटी, यहाँ है कि पहले शहर आया है, इसलिए है कि अंग्रेजी मुख्य क्रिया के रूप में लिखी जाएगी। यहाँ जौनपुर इज ए बिग सिटी, यहाँ इज ही मुख्य क्रिया, इसके अलावा और कोई क्रिया नहीं है। द वर्कर्स आर हंग्री, आई एम योर टीचर, आर यू द मैनेजर, रावण वॉज द किंग ऑफ लंका, ऑल द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। इन सभी एग्जाम्पल में स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि था, थे, थी, है, हूँ के पहले कोई क्रिया नहीं आ रहा है, नाउन या एडजेक्टिव आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम इज, एम, आर, वाज, वर को मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त करते हैं। है के लिए इज, हो के लिए और, हूँ के लिए एम। आप देखें है, हैं, अब हैं आया हुआ है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो हिंदी में कहा गया आर्द्रार्थ बहुवचन, मतलब आदर दिखाने के लिए हम बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं। जिससे हम कहते हैं कि वे हमारे अध्यापक हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए कहते हैं, हम उनको सम्मान देते हैं, ये नहीं कहते कि वो हमारा अध्यापक है। बट इन इंग्लिश उसको अनुवाद जब हम करेंगे तो हम कहेंगे ही इज़ माई टीचर। आप ये नहीं कहेंगे कि ही आर माई टीचर, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हैं एक ही व्यक्ति, उसके लिए आप इज लगाएंगे। ऐसे ही स्टूडेंट्स, अब अगला जो प्रयोग है हैव का प्रयोग है। इसके प्रयोग के विषय में समझें कि जब किसी के पास कुछ होने या न होने अर्थात रखने का भाव हो तो हम प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग करते हैं तथा पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग करते हैं। राम हैज़ अ पेन, राम के पास कलम है, तो यहाँ वो कलम रखने का भाव है, यहाँ हैज मुख्य क्रिया के रूप में प्रयुक्त हुआ है। द प्लेयर्स हैव अ बॉल, द सोल्जर हैड स्वॉर्ड इन हिज हैंड। तो इस प्रकार से आप देख लिए कि हैव का प्रयोग है। अगला जो प्रयोग है स्टूडेंट्स वह है देयर का प्रयोग। देयर का प्रयोग, देयर के प्रयोग में ध्यान दें कि जब कहीं पर कुछ होने या न होने का भाव हो और हिंदी वाक्य में प्रायः में या पर हो तो कर्ता के स्थान पर देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे ये कह दिया जाए कि देयर आर 20 ट्रीज इन द फील्ड, बाग में 20 वृक्ष हैं। यहाँ पर वृक्षों का होना या न होना पाया जा रहा है। दूसरी बात कि बाग में, यहाँ में का भी प्रयोग हुआ है हिंदी वाक्य में। देयर वॉज अ पेन ऑन द टेबल, मेज़ पर कलम थी, तो यहाँ मेज़ पर का प्रयोग हुआ है और पेन का होना या न होना पाया जा रहा है, इसलिए देयर का प्रयोग किया गया एज सब्जेक्ट। देयर वॉज अ किंग, इस वाक्य में देख रहे हैं न तो में है न तो पर है, लेकिन राजा का होना या न होना पाया जा रहा है। दैट इज वाई द सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस इज देयर। अब स्टूडेंट्स हम पहुंचते हैं टाइम संबंधी सेंटेंसेस पर। टाइम संबंधी सेंटेंसेस पर आप ये जान लें कि अभी टाइम संबंधी सेंटेंसेस नहीं बल्कि इट का प्रयोग है। इट का प्रयोग कहाँ होता है? सब्जेक्ट के रूप में। इसके लिए जो कंडीशंस बतलाए गए हैं स्टूडेंट्स वह है कि पहली बात समय के लिए इट का प्रयोग होता है, मौसम के लिए, ऋतु के लिए, दूरी के लिए, निर्जीव वस्तु के लिए, अस्पष्ट लिंग वाले प्राणी के लिए, कर्ता पर बल देने के लिए तथा इन्फिनिटिव सब्जेक्ट के स्थान पर इट का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे लगभग 8 स्थितियां हैं जहां पर इट का प्रयोग होता है स्टूडेंट्स। आप देखें यहाँ पर पहला एग्जाम्पल, इट इज़ 5:30,
5 बज रहा है। तो समय के लिए इसका प्रयोग किया गया। इट्स रेनिंग, वर्षा हो रही है, यहाँ मौसम की बात है। इट वॉज समर, यहाँ ऋतु की बात है। फिर स्टूडेंट है इट्स 20 केम्स टू जौनपुर, यहाँ जो है दूरी की बात है। इट्स मेड ऑफ वुड, अभी जैसे टेबल हुआ, हमने कहा कि इट्स मेड ऑफ वुड, ये लकड़ी की बनी हुई है, तो यहाँ निर्जीव वस्तु है, उसके लिए प्रयोग किया गया, इट का प्रयोग किया गया। फिर दिस एलिफेंट हैज इट्स स्पेशल फूड, इस हाथी का अपना विशेष भोजन है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, हाथी के लिए जो प्रोनाउन लगा वो इट्स लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है? हाथी कहा जा रहा है, बट माइंड में ये नहीं है कि हाथी मेल है या फीमेल है। ऐसी स्थितियों में अस्पष्ट लिंग वाले प्राणियों के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। हाँ, इट वॉज राम हु हेल्प्ड मी, राम ने ही मेरी मदद की। यहाँ पर कर्ता पर बल दिया जा रहा है। यहाँ जो इट लगा हुआ है राम के लिए, वो बल देने के लिए कि राम ने ही मेरी मदद की। और स्टूडेंट इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लास्ट एग्जाम्पल है, इट्स डिफ़िकल्ट टू हेल्प यू, इट्स डिफ़िकल्ट टू हेल्प यू, आपकी मदद करना कठिन है। अभी इसको ऐसे कह दें, टू हेल्प यू इज डिफ़िकल्ट, तो सब्जेक्ट के स्थान पर टू हेल्प आ जाएगा। तो जहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर इन्फिनिटिव होता है, बेहतर हो कि वहाँ पर इट का प्रयोग कर दिया जाए। तो स्टूडेंट्स ये रहा इट का प्रयोग। अब हम पहुँचते हैं कैन कुड पर, द यूज ऑफ कैन एंड कुड। तो देखिए, शक्ति, सामर्थ्य और योग्यता दिखलाने के लिए मीन्स पावर, एबिलिटी एंड कैपेसिटी। शक्ति, पावर, सामर्थ्य, कैपेसिटी, योग्यता, एबिलिटी। जहाँ ये भाव शो करना हो वहाँ पर प्रेजेंट टेंस में कैन और पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग करते हैं। यहाँ फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई कैन रन फास्ट, मैं तेज़ी से दौड़ सकता हूँ। यहाँ पर पावर की, शक्ति की बात है, पावर की बात है। प्रिया कैन रीड इंग्लिश, अर्थात अंग्रेजी पढ़ने में वो समर्थ, सक्षम है। फिर स्टूडेंट्स देख लें, ही कुड राइट द एसे, वो निबंध लिख सकता था, ये पास्ट टेंस में है। अब हम पहुँचते हैं नेक्स्ट यूज में। नेक्स्ट यूज में स्टूडेंट्स हम पूछते हैं इसका, यहाँ पर में और माइट का प्रयोग है। हाँ, यहाँ एक चीज़ बताता चलूँ, हम आप सामान्य प्रयोग को देख रहे हैं। इन शब्दों के कुछ विशिष्ट प्रयोग भी होते हैं जो कि आपको अलग से बताए जाएंगे, जैसे कि कुड और वुड का प्रयोग विशेष अर्थों में कब होता है, अभी आगे बताया जाएगा। अब हम पहुँचते हैं मे और माइट के प्रयोग में। इसका प्रयोग कब होता है? आज्ञा, संभावना व आशीर्वाद के लिए वर्तमान टेंस में, प्रेजेंट टेंस में मे और पास्ट टेंस में माइट का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ आप देख लें स्टूडेंट्स, यहाँ पर परमिशन मांगी जा रही, मे आई कम इन। फिर हुआ इट माइट रेन स्टेरडे, कल पानी बरस सकता था, ये भी थी संभावना है। और देख लें, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों, यहाँ पर आशीर्वाद, इच्छा व्यक्त हो रही है। अब हम स्टूडेंट्स पहुँचते हैं अगले यूज पर, शुड, आट टू और मस्ट के प्रयोग पर पहुँचते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ आप ये देख लें कि तीनों का भाव चाहिए के सेंस में होता है, चाहिए, अर्थात जिसमें सामान्य सलाह की बात हो, कर्तव्य बोध की बात हो, नैतिकता की बात हो और अनिवार्यता की बात हो। यहाँ पर हम शुड, आट टू और मस्ट का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स इसमें आप देखें, जैसे ये कहा गया कि यू शुड गो टू स्कूल डेली, आपको प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए। हाँ, यू आर टू ओबे वी आर टू ओबे आवर पेरेंट्स। तो यहाँ पर हम इस एग्जाम्पल को भी देख सकते हैं। और राम मस्ट गो होम, राम को घर अवश्य जाना चाहिए। तो साधारण सलाह के लिए, साधारण कर्तव्य बोध के लिए, इन सब बातों के लिए हम शुड या आट टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ पर बात पर बहुत बल हो, अवश्य या अनिवार्यता की बात हो, वहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग कर दिया करते हैं।
अब स्टूडेंट्स पहुंचते हैं बेगिन टू स्टार्ट के प्रयोग पर। बेगिन टू स्टार्ट, जैसे किसी कार्य को शुरू करने के भाव में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे भी ये कह दिया जाए बच्चा रोने लगा तो द चाइल्ड बिगेन टू वीप, या फिर ये हम कह सकते हैं कि द चाइल्ड स्टार्टेड वीपिंग। खिलाड़ी दौड़ने लगा, द प्लेयर स्टार्टेड रनिंग, या द प्लेयर बिगेन टू रन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान देना है, जब हम बेगिन टू का प्रयोग करेंगे, बेगिन का प्रयोग करेंगे तो इन्फिनिटिव लगेगा, और स्टार्ट का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद जीरन का प्रयोग होता है। स्टूडेंट्स हम अगले प्रयोग पर चलते हैं, जिसमें विल डू का प्रयोग है। इसका प्रयोग काम चल जाएगा के भाव में किया जाता है। दिस पेन विल डू, इस कलम से काम चल जाएगा। नेक्स्ट यूज है कैन नॉट बट, बिना नहीं रह जाता के भाव में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम से बोले बिना नहीं रह जाता, राम कैन नॉट बट स्पीक। फिर देख लें अगला प्रयोग है अबाउट टू। इसका प्रयोग स्टूडेंट्स वर्ब प्लस वाला के भाव में होता है। वर्ब प्लस वाला अर्थात सन्निकट भविष्य में जो काम होने वाला है। जैसे मैं घर जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो होम। यहाँ पर ध्यान दें स्टूडेंट्स, अब ये कह दें कि वह सब्जी वाला है तो वहाँ पर इसका प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सब्जी वाला, सब्जी वेजिटेबल है, नाउन है, तो नाउन प्लस वाला हो जाएगा, इसलिए यहाँ उसका प्रयोग नहीं होगा। वर्ब प्लस वाला का जहाँ भाव हो। स्टूडेंट हम अगले प्रयोग में पहुँचते हैं, बी प्लस इन्फिनिटिव। बी का मतलब आप जान ही रहे हो, जो कि मूल वर्ब के रूप में जहाँ प्रयोग, मेन वर्ब के रूप में जहाँ प्रयुक्त होता है, इज एम आर वाज वर। तो इसका प्रयोग होता कहाँ है? इसका प्रयोग तयशुदा कार्यों के लिए होता है। जैसे देखें आई एम टू गो टू जौनपुर, मुझे जौनपुर जाना है, अर्थात मेरा जौनपुर जाने का कार्य तय है। ऐसे सेंस में बी प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग होता है। स्टूडेंट्स आगे देख लें, है प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग, इसका प्रयोग विवशता दिखलाने के लिए होता है। जैसे कहा जाए मुझे जौनपुर जाना पड़ता है, अर्थात उसके लिए मैं विवश हूँ, आई हैव टू गो टू जौनपुर। लेकिन देखें आजकल यूज़ के में सामान्य प्रयोग में कभी कभी आप ये भी देख लेते हैं कि मुझे जौनपुर जाना, आई हैव टू गो टू जौनपुर भी कह दिया जाता है। बट एग्जैक्ट सेंस समझने के लिए आप ये जान लें कि तयशुदा कार्यों के लिए बी प्लस इन्फिनिटिव, बी अर्थात उसके जो विभिन्न रूप हो गए, इज आई एम आर वाज वर प्लस इन्फिनिटिव, और जहाँ पर विवशता का भाव वहाँ पर हैज हैव हैड प्लस इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट यूज पर पहुँचते हैं। नेक्स्ट यूज है स्टूडेंट लेट का प्रयोग। इसका प्रयोग कहाँ होता है? आज्ञा लेने देने व प्रस्ताव के लिए इसका प्रयोग होता है। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो, यहाँ पर आज्ञा ली जा रही है। लेट राम डू द वर्क, करें राम को यह काम करने दो, आज्ञा दी जा रही है। लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलें, यहाँ प्रस्ताव रखा जा रहा है कि चलो क्रिकेट खेलें। अब स्टूडेंट्स हम पहुँचते हैं टाइम सेंटेंसेस पर। टाइम सेंटेंसेस को आप समझें कि टाइम सेंटेंसेस किससे शुरू होंगे। अभी हमने इट के प्रयोग में देखा है कि इनकी शुरुआत इट से होती है। इसमें देखें पूरा बजने के लिए ओ क्लॉक का प्रयोग होता है, हाँ, इट्स 2 o'clock। आधा बजने के लिए जैसे अभी ये होता है नहीं कि 1:30 बज रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं, तो उसके लिए हाफ पास्ट का प्रयोग होता है। स्टूडेंट सवा के लिए क्वार्टर पास्ट होता है। जैसे देखिए इट्स हाफ पास्ट 5, सॉरी इट्स क्वार्टर पास्ट 5। पौने के लिए क्वार्टर टू का प्रयोग होता है, इट्स क्वार्टर टू 5। बज कर के लिए पास्ट का प्रयोग होता है स्टूडेंट्स, जैसे इट्स 20 past 5, 5:20 हो रहा है। बजने में बाकी के लिए टू का प्रयोग होता है, जैसे
इट्स 12 to 5। स्टूडेंट्स यहाँ ये भी ध्यान दें, पूर्वाह्न के लिए एम का प्रयोग होता है एंटी मेरिडियन अर्थात मध्याह्न के पूर्व, और स्टूडेंट्स मध्याह्न के लिए पीएम का प्रयोग होता है अर्थात पोस्ट मेरिडियन। इट्स 8:30 PM, शाम के 8:30 बज रहे हैं। स्टूडेंट्स हम पहुंचते हैं नेक्स्ट यूज़ पर। नेक्स्ट यूज़ है यूज टू एंड वुड का प्रयोग। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि बीती आदत या कार्य की बारंबारता दिखाने के लिए इनमें से किसी का प्रयोग किया जाता है। आई यूज टू ड्रिंक मिल्क इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में दूध पिया करता था। फिर देखें द काउज वुड क्रेज इन द फील्ड, गाय मैदान में चरा करती थीं। तो यहाँ बीती आदत या बीती वो जो बारंबारता है बीते हुए कार्य का वो दिखाया जा रहा है। स्टूडेंट्स अब हम पहुँचते हैं मेक एंड कास्ट टू के यूज़ पर। मेक एंड कास्ट टू का जो यूज है स्टूडेंट्स, जब कोई कर्ता किसी दूसरे कर्ता से कोई कार्य कराए, जब कोई कर्ता किसी दूसरे कर्ता से कोई कार्य कराए तो इनमें से किसी का प्रयोग करते हैं। अब ज़रा यहाँ देखें स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल में देख लें कि मोहन मेड राम राइट ए लेटर, मोहन ने राम से पत्र लिखवाया। तो मोहन एक करता है जो दूसरे करता राम से कौन सा कार्य कराया, पत्र लिखाया। तो मोहन मेड राम राइट ए लेटर। फिर ज़रा ध्यान दें कि मैंने मज़दूरों से अनाज एकत्रित करवाया। आई मेड द वर्कर्स टू कलेक्ट द ग्रेन। ध्यान देने की बात है कि आप मेक प्रयोग है किसका, आप देख रहे हैं मेक और कास्ट टू का प्रयोग है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आई मेड राम राइट द लेटर, या अगर हम कास्ट का प्रयोग करना चाहें तो आई कॉज्ड राम टू राइट ए लेटर, क्योंकि कास्ट के बाद टू लगता है, इस स्थिति में राइट पहले टू लग जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम पहुंचते हैं गेट और हैव के प्रयोग पर। गेट और हैव का प्रयोग, इसमें स्टूडेंट्स देखेंगे कि जब कोई कर्ता कोई कार्य कराए, इसमें ये नहीं है कि किसी दूसरे कर्ता से, सीधी यही बात है कि जब कोई कर्ता कोई कार्य कराए। जैसे यह है राम ने पत्र लिखवाया, किससे लिखवाया वो नहीं कहा गया है। ऐसी स्थिति में हम गेट या हैव का प्रयोग करेंगे। राम गॉट द लेटर रिटेन, यहाँ प्रयोग किया गया। फिर कह सकते हैं कि राम हैड द लेटर रिटेन, रावण ने किला बनवाया। करें रावण हैड द फोर्ट बिल्ट, या रावण गॉट द फोर्ट बिल्ट। स्टूडेंट्स अगला जो प्रयोग है वो बिलोंग टू का प्रयोग है। बिलोंग टू, इसका प्रयोग संबंध दिखाने के भाव में होता है। अभी ये कह दें कि ये पुस्तकें मोहन की हैं। दीज बुक्स बिलोंग टू मोहन, ये सामान उस वृद्ध व्यक्ति के हैं। दीज थिंग्स बिलोंग टू दैट ओल्ड पर्सन। गोइंग टू का प्रयोग स्टूडेंट्स जब कोई कार्य होने जाने के भाव में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मेला लगने जा रहा है, अर्थात द फेयर इज गोइंग टू बी हेल्ड, मेला लगने जा रहा है। स्टूडेंट्स अगले प्रयोग की तरफ हम पहुंचते हैं, तो वो क्या है कि कीप ऑन का प्रयोग। कीप ऑन अर्थात जारी रखने के भाव में इसका प्रयोग होता है। जैसे यह हुआ कि द फार्मर केप्ट ऑन प्लाविंग द फील्ड, किसान खेत जोतता रहा, उस कार्य को जारी रखा। लीड टू का प्रयोग स्टूडेंट जो होता है सड़क, रास्ता या सड़क जाने के भाव में इसका प्रयोग होता है लीड टू का। जैसे यह सड़क जौनपुर जाती है, दिस रोड लीड्स टू जौनपुर। जैसे यह सड़क लखनऊ होते हुए जौनपुर जाती है, तो कह रहे हैं कि दिस रोड लीड्स फ्रॉम जौनपुर टू दिल्ली वाया लखनऊ। मतलब यह सड़क
लखनऊ होते हुए जौनपुर से दिल्ली जाती है। दिस रोड लीड्स फ्रॉम जौनपुर टू दिल्ली वाया लखनऊ। सक्सीड का प्रयोग अगला है स्टूडेंट्स। इसका प्रयोग सफल होने के भाव में किया जाता है। जैसे मैं जौनपुर पहुंचने में सफल हुआ, आई सक्सीडेड इन रीचिंग जौनपुर। स्टूडेंट जो अगला प्रयोग है कम वाट में, चाहे जो भी हो के भाव में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कम वाट में आई विल गो टू जौनपुर, आई कम वाट में आई विल गो टू स्कूल, चाहे जो भी हो मैं स्कूल जाऊंगा। तो स्टूडेंट्स देखें कुछ जनरल यूज पर हम आप चर्चा किए, तो इसे हमें आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। बाकी जो ट्रांसलेशन के लिए और तमाम रूल्स हैं उनका एक एक करके हम अध्ययन करेंगे अलग अलग टाइटल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।